हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेबल और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी इस नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की, बिकॉज अभी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे वो JNU का हो, DU का हो, UGC नेट का हो, बिकॉज ये सारे एग्ज़ाम जो हैं कोरोना की वजह से डिले हुए थे। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा अच्छा टाइम मिल रहा है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो आपका एंट्रेंस को और अच्छे से करवाने में आप पक्का से पक्का हेल्प ज़रूर करेगी। तो प्लीज़ अगर आप इसको पसंद करते हो तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अपने दोस्तों को शेयर करो यार, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को भी हेल्प चाहिए। ऐसे कोरोना के टाइम पे लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो एक सोशल मीडिया भी उनका ज़रिया बचता है सीखने के लिए। तो हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि हम जितना हो सके आप तक सारी की सारी जानकारियाँ कम समय में और अच्छे बेहतर क्वालिटी के साथ लाने की कोशिश करें। तो जैसे कि हम इसका 1 पार्ट यानी कि पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट 3 थ्योरीज ली थी, रियलिज्म, न्यूरियलिज्म और आइडियलिज्म। तो आज हम इसमें उससे आगे की थ्योरीज करेंगे। तो अगर आप नए हो और आपने वो वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ इनको जाकर वॉच करना, प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी करना। और इस वाली वीडियो के बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज जो हम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल की जो थ्योरीज़ होती हैं, जैसे कि थ्योरीज़ का मीनिंग मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। सो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमने कौन सी थ्योरीज़ पहले करी थी। पहले हमने करी थी आइडियलिज्म, रियलिज्म, रियलिज्म एंड न्यूरलिज्म। तो ये तीनों मैं उस पार्ट में कर चुकी, तो प्लीज़ इसको जाके वॉच जरूर करना। और अगर आपको किसी भी एंट्रेंस रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, सिलेबस चाहिए, सीट्स के बारे में जानना है, फीस के बारे में या कॉलेजेस के बारे में, तो मैं उन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर भी जाके उनको देख सकते हो। और अगर आपको मेरे जितनी भी वीडियोज़ की PPT हैं, यानी कि जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, वो अगर आपको चाहिए PDF, तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम पर सिंपल लिख सकते हो एजुग्रैबर, या फिर आपको जो ज्वाइनिंग का लिंक है वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज जो अपनी वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं 3 थ्योरीज ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म या मार्क्सिज्म बोलो तो दोनों का एक ही मतलब है। तो प्लीज़ अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, बिकॉज ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसलिए इसका नाम जो है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म भी हम बोल सकते हैं। वैसे इसको मार्क्सिज्म या कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इसको हम पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नथिंग मोर देन द एक्सटेंशन ऑफ क्लास स्ट्रगल एट द इंटरनेशनल लेवल। यानी कि जैसे कि अगर आपने WPT में पढ़ा है, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अगर आपने मार्क्सिज्म को पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मार्क्सिज्म क्या बात करता है, क्लास स्ट्रगल की बात करता है। यानी कि वो बोलता है कि एक क्लास होती है, एक दूसरी क्लास होती है, यानी कि एक डोमिनेंट क्लास होती है और एक सबॉर्डिनेट क्लास होती है, जिन दोनों की इंटरेस्ट के बीच में क्या होता है, क्लास स्ट्रगल होता है। जो डोमिनेंट क्लास है, यानी कि जो बॉर्डर क्लासेस हैं, वो अपना हित साधने के लिए जो छोटा वर्ग है, यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके जो लेबर्स हैं, उनका शोषण करते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि यही जो सेम फिनोमिना है ना, जो उन्होंने स्टेट के लिए बताया था, वो सेम फिनोमिना को वो IR में अप्लाई कर देते हैं। वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ऐसा होता है कि जो बड़ा स्टेट है वो छोटे स्टेट का क्या करता रहता है, शोषण करता रहता है। उसके बाद ये बोलते हैं रेस्ट अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है ना, कि स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि जो कि कैपिटलिस्ट सिस्टम से घिरा हुआ है। ध्यान से सुनना इस बात को। ये क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि वो हमेशा से पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसका अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो क्या मानते हैं, उसको शोषण का कारण मानते हैं छोटे वर्गों के। तो बोलते हैं कि जो वर्ल्ड सिस्टम है ना, वहाँ पर भी ऐसे होता है कि जो कैपिटलिस्ट बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं वो छोटे कंट्रीज़ को दबा देती हैं या छोटे लोगों का शोषण करती हैं। तो ये क्या बोलते हैं, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव 2 गोल्स। उन्होंने बोला कि जो पूरे संसार के जो वर्कर हैं ना, उनके पास 2 गोल हैं। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म गोल एंड सेकेंड है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट बॉर्जर्स कंट्रीज़, यानी कि जैसे कि अमेरिका हो गई, जिनमें कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, वो उनको हटाना चाहते थे, और ये उनका शॉर्ट टर्म गोल था। और लॉन्ग टर्म यानी कि वो लंबे समय में क्या प्राप्त करना चाहते थे, इस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कम्युनिटी, देयरफॉर लीडिंग टू पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता होगा कि मार्क्सिज्म कम्युनिज्म को सपोर्ट करता है। कम्युनिज्म होता है स्टेटलेस
कंट्री, ठीक है, स्टेटलेस कंट्री, यानी कि वहाँ पे कोई भी स्टेट नहीं होगा, जो लोग होंगे अपने आप ही सब कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो लॉन्ग टर्म उनका गोल यही है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को पूरी तरीके से हटा करके इंटरनेशनल रिलेशन में, पूरे के पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में कम्युनिस्ट रिजीम को क्या करना, स्थापित करना, ताकि वो क्या कर सके, पीस और हार्मनी ला सके वर्ल्ड के अंदर। देन ये बोलते हैं एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा से कैपिटलिस्ट जो भी कंट्रीज़ होती हैं या फिर जो भी बॉर्डर्स क्लासेस होती हैं उनको क्या मानते हैं, शोषण का कारण मानते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो एक्सप्लॉयटेशन का कारण है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करेगा, बिकॉज उनका जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है, चाहे वो किसी के शोषण से हो रहा हो। फिर बोलते हैं ये स्टेट एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉयटेशन। ये बोलते हैं कि जो स्टेट है ना वो एज अ इंस्ट्रूमेंट काम करता है, किसका, कैपिटलिस्ट का। यानी कि जैसे कि जो कैपिटलिज्म है उसमें जो कैपिटलिस्ट थिंकर्स हैं, थिंकर्स का मतलब यहाँ पे हुआ जो बड़े बड़े लाइक बिजनेसमैन हो गए, एमएनसी हो गए, तो वो सब क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है। तो वो स्टेट को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, लोगों का शोषण करने के लिए, यानी कि उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं दूसरों का शोषण करने के लिए। तो बोलते हैं कि स्टेट इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, इसलिए वो क्या चाहते हैं, स्टेट को अबॉलिश करना चाहते हैं और स्टेटलेस कंट्री या स्टेटलेस वर्ल्ड इकोनॉमी को बनाना चाहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी। ये मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया ना कि ये वर्ल्ड को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। कैसे, जैसे ये हो गया कोर, ये हो गया सेमी पेरिफेरी एंड देन ये हो गया पेरिफेरी। ओके, सो ये जो कोर है ना, कोर है, ये सेमी पेरिफेरी है और ये पेरिफेरी है। तो ये जो कोर है वो सेमी पेरिफेरी के साथ मिलकर किसका करते हैं, पेरिफेरी का शोषण करते हैं। पेरिफेरी कौन सी कंट्रीज होती हैं, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जैसे कि अफ्रीकन नेशंस हो गए, एशिया की कुछ नेशंस हो गए। तो ये जो कोर कंट्रीज में किस तरह के हो गए, जैसे कि अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं। तो कोर के साथ और सेमी पेरिफेरी में कौन आती हैं, जो थोड़ी सी डेवलप्ड है, यानी कि डेवलपिंग मोड में है, लाइक इंडिया। तो वो एक डेवलपिंग मोड में है, लेकिन अफ्रीकन नेशन जैसे जितना भी गरीब नेशन नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड को 3 कैटेगरीज में बांटा है। तो ये बोल रहे हैं कि कोर और सेमी पेरिफेरी मिलकर पेरिफेरी का क्या करते हैं, शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं न्यू कैपिटलिस्ट इम्पीरियलिज्म, एमएनसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। यानी कि बोलते हैं कि जैसे कि इम्पीरियलिज्म जो पहले था ना, कि कॉलोनिज्म होता था, बड़ी बड़ी कंट्रीज जाके छोटी कंट्रीज में जाके अपनी उनको कॉलोनी बना लेती थी। तो उस तरीके का जो शोषण था ना, वो अब ये नए तरीके से कर रहे हैं। नए तरीके से कैसे, एमएनसी, जैसे कि आपको पता होगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं। एक ही कंपनी एक साथ काफ़ी सारी कंट्रीज में होती है। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का इम्पीरियलिज्म, यानी कि एक तरीके का साम्राज्यवाद है। वो दूसरों की कंट्रीज पर जहाँ पर वो जाकर स्थापित हो रही हैं, वो वहाँ की इकोनॉमी पर, वहाँ के स्टेट पर अपना क्या जमा रही है, प्रभुत्व जमा रही है, अपना डोमिनेंस जमाती जा रही हैं। और वहाँ का जो शोषण वर्ग है या फिर कहीं का भी जिस भी स्टेट में वो जा रही हैं, वहाँ की इकोनॉमी को पूरा डाउन करती जा रही है, सिर्फ अपना ही प्रॉफिट करती जा रही है। तो बोल रहे हैं ये भी एक तरीके का क्या है, न्यू कैपिटलिस्ट इम्पीरियलिज्म है। आगे चलते हैं। अब आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। इसको तो आप ज़रूर नोट करना अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है, मेन कुछ इसमें अप्रोचेज हैं जिन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब आप मेरे से लिखवा लो, इन पे क्वेश्चन ज़रूर आता है, मैंने तो बहुत बार देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो फर्स्ट आता है आपका वर्ल्ड सिस्टम, जो दिया है बाय इमैनुअल वॉलस्टीन। इमैनुअल वॉलस्टीन, ये जो मैं आपको थिंकर्स लिखवाती जा रही हूँ ना साथ साथ, जैसे एक वर्ड मैं बताती हूँ फिर उसका थिंकर्स बताती हूँ, तो प्लीज़ इनको आप ध्यान से नोट करना, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट। तो इमैनुअल वॉलस्टीन ने, जो कि मैंने आपको अभी बताया ना, कोर पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी का ये जो मेन कंसेप्ट था, ये किसने दिया था, इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया था। तो इमैनुअल वॉलस्टीन ने बताया था कि वर्ल्ड सिस्टम इस तरीके से 3 कोर्स में डिवाइडेड है, एक कोर, एक पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी। और जो कोर एंड सेमी पेरिफेरी है ना, वो मिलकर किसका शोषण करते हैं, पेरिफेरीज का करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दी है एंडी गुंटर फ्रैंक ने। किसने दी है, एंडी गुंटर फ्रैंक ने। इनका जो है नाम बहुत बारी पूछा जाता है, तो प्लीज़ इनको आप ज़रूर से ध्यान रख लेना। इन्होंने क्या बताया था ना कि जितना भी ये नई तरीके का जो एमएनसीज आती हैं, जितना भी इंटरनेशनल सिस्टम जो जितना ज़्यादा कैपिटलिस्ट होता जा रहा है, ये लोग क्या होते जा रहे हैं, डिपेंडेंट होते जा रहे हैं किन के ऊपर, कोर कंट्रीज़ के ऊपर। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, उनके ऊपर ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो धीरे धीरे उनके ऊपर डिपेंड होती जा रही हैं। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब वो इतनी ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगी कि वो अपने बल पर कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी किसने दी थी, एंडी गुंटर फ्रैंक ने दी थी। उसके बाद आती है आपकी ग्रेंस्किनिज्म हेजेमनी। ये किसने दी थी, ग्राम्स्की ने दी थी। किस में दी थी, अपनी बुक प्रिजन नोटबुक।
आप नोट कर लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है प्रिजन नोटबुक, जिसमें उन्होंने अपना हेजीमनी का कंसेप्ट दिया था। अब डोमिनेंस और हेजीमनी में क्या डिफरेंस होता है? डोमिनेंस का मतलब होता है किसी भी प्रभुत्व जमाना, लेकिन हेजीमनी क्या होता है? वर्चस्व जमाना, यानी कि किस तरीकों से, किन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके वो अपने आप को हेजीमन बना रहे हैं, यानी कि इतना प्रभुत्वशाली बना रहे हैं। तो वो ही ग्राम्स्की ने बताने की कोशिश की थी कि जो हेजीमनी होती है ना, वो जो सबसे पावरफुल है, वो अपनी हेजीमनी को कैसे एस्टैब्लिश कर रहा है? थ्रू सिविल सोसाइटी। किसके थ्रू? सिविल सोसाइटी के। सिविल सोसाइटी का मतलब जैसे कि जो समाज है उसमें किस तरीके की इकोनॉमी है, किस तरीके की कंपनीज है, किस तरीके से वो पूरा समाज चल रहा है। तो अगर वो कैपिटलिस्ट तरीके से चल रहा है, इसका मतलब जो कैपिटलिस्ट है वो अपना क्या कर रहे हैं? अपना हेजीमनी बनाते जा रहे हैं। तो ये जो वो दिया था, कंसेप्ट दिया था हेजीमनी का, वो दिया था ग्राम्स्की ने। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप ध्यान रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हेजीमनी थ्योरी किसकी है, या बुक बताओ ग्राम्स्कियन बुक का, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आता है आपका डेवलप्ड आउट ऑफ द वर्क ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल, यानी कि ये जितने भी मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ ना, ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म और ये मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये इन सबको ही क्रिटिकल स्कूल बोला जाता है। क्रिटिकल स्कूल को ही फ्रैंकफर्ट स्कूल भी बोला जाता है, ठीक है। क्रिटिकल थ्योरीज, फ्रैंकफर्ट स्कूल एक ही बात है। इनको क्रिटिकल क्यों बोला जाता है? कि जो पहले इनसे आइडियोलॉजीज आई थी ना, आइडियलिज्म वगैरह की, लिबरलिज्म वगैरह की, ये उन सब के विपरीत आई थी, यानी कि उनको क्रिटिक करते हुए आई थी। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ता है? क्रिटिकल अप्रोचेस बोला जाता है। तो इनके जो मेन थिंकर्स यहाँ पे हो जाते हैं ना, वो हो जाते हैं हर्बर्ट मार्कस, जर्गन हेबरमास एंड एंड्रू लिंकेटर। ये कुछ मेन थिंकर्स हैं क्रिटिकल थ्योरी के। क्वेश्चनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इट्स आउटकम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं कि जिस तरीके का सिस्टम चल रहा है वो किस तरीके से इंपीरियलिज्म को बढ़ा रहा है, दूसरों को आपको बड़ी कंट्रीज पर डिपेंडेंट करता जा रहा है। तो यही सब मिलाकर इन्होंने बताया था। फोकस मोर ऑन द सुपर स्ट्रक्चर फिनोमिनन। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आती है आपकी सिविल सोसाइटी, और जिस तरीके से आपका इन्वायरमेंट है, जो भी आपकी पूरी सोसाइटी किस तरीके से उसमें जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश है, वो सब क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अगर उन सुपर स्ट्रक्चर पर कैपिटलिस्ट का प्रभुत्व हो जाएगा तो आपकी कंट्री पर भी क्या आ जाएगा? कैपिटलिज्म का प्रभाव आ जाएगा, और उससे क्या होगा? आप जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। तो सारा का जो निचोड़ है वो यही है कि पूरा का पूरा ध्यान किस पे देते हैं? स्ट्रक्चर पे देते हैं। उसके बाद आता है इमेंसिपेशन, कॉस्मोपॉलिटनिज्म। यहाँ पे ये क्या बताते हैं? इसका जो सुझाव, यानी कि इसका जो तरीका, इन सबसे निकलने का तरीका क्या बताते हैं? इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन होता है मुक्ति, यानी कि इन सबसे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वो बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म। कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या होता है? उसमें क्या जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं वो एक साथ मिलकर आती हैं, एक दूसरे के साथ वैल्यूज़ को शेयर करती हैं, अपनी थिंकिंग को शेयर करती हैं और एक साथ मिलजुल कर रहती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एक इकॉनमी या किसी भी एक तरीके की जो आइडियोलॉजी होगी वो किसी पर डिपेंडेंट हो जाएगी, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके जो आइडियलिस्ट होंगे, यानी कि जो कैपिटलिज्म होगा वो किसी पर डोमिनेंट हो जाएगा, ऐसा वो नहीं चाहते। वो एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, यानी कि जिसमें सब लोग मिल भाव कर एक दूसरे के साथ साझे तरीके से रहें। सो इसका जो मेन थिंकर्स हो जाते हैं वो हैं आपका एंटोनियो ग्राम्स्की, जस्टिन रोजनबर्ग, एंड्रू लिंकेटर, रॉबर्ट कॉक्स, एंड्रू गुंटर फ्रैंक एंड इमैनुअल वॉलस्टीन। तो प्लीज़ आप इनके नाम याद कर लेना। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसकी जो पीपीटी है मैं अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दूंगी। सो चलते हैं नेक्स्ट आपका आता है न्यू लिबरलिज्म। अब मैंने यहाँ पे लिबरलिज्म की पीपीटी अलग से क्यों नहीं बनाई? बिकॉज वो जो लिबरलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आइडियलिज्म से इंस्पायर्ड है, आइडियलिज्म की तरह ही है। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आइडियलिज्म पढ़ाया था तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लेना पहले। तो जो लिबरलिज्म था वो मैं आपको एज अ डिक्टेट करके बता देती हूँ, फिर आपको न्यू लिबरलिज्म बताऊँगी। तो लिबरलिज्म क्या बोलते हैं? कि ये बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है ना उसको कोऑपरेटिव बनाना चाहिए, किसके थ्रू? इंटरनेशनल रिलेशंस को किसके थ्रू अच्छा करना चाहिए? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया भी था कि जो वुडरो विल्सन थे उन्होंने बोला था कि लीग ऑफ नेशन की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। उन्होंने 14 पॉइंट स्पीच भी दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो यही जो आइडियलिज्म की जो वैल्यूज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करती हैं किसको? लिबरलिज्म को। लिबरलिज्म बोलते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जिसमें सुख शांति हो, और कॉपरेशन बनाने के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी चाहिए। जैसे कि आज यहाँ पे यूएन का एग्जांपल आप दे सकते हो, लेकिन ये उस टाइम के वो हैं आइडियोलॉजीज हैं जब इस टाइप के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो इन्होंने इन सब की जो नींव थी वो कहाँ से हमें दिखाई देती है? लिबरलिज्म से। सो अब पढ़ते हैं न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म का ही एक रिवाइज्ड वर्जन है, यानी कि उसमें थोड़े बहुत और नए तरीके से सुझाव देने की कोशिश की गई थी न्यू लिबरलिज्म में। तो ये क्या बोलते हैं? न्यू लिबरलिज्म एक्नॉलेजेस द रियलिस्ट क्लेम दैट स्टेट्स आर मेन एक्टर्स।
स्टेट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि हम रियलिस्ट की ये बात मानते हैं कि स्टेट जो एक्टर्स होते हैं, जो स्टेट होते हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट स्टिल स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपरेशन। बट ये क्या बोलते हैं कि जैसे कि जो रियलिस्ट थे वो वॉर पे फोकस करते थे, यानी कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो वॉर भी कर सकते हैं। उसके विपरीत न्यू लिबरलिज्म क्या बोलता है कि हम किस पे फोकस करते हैं, कॉपरेशन पे, यानी कि हम आपकी बात मानते हैं कि स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन इन दोनों के बीच में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वॉर ही हो। कॉपरेशन के थ्रू यानी कि सहयोग के थ्रू भी आपस में रहकर शांति बनाए रखी जा सकती है। उसके बाद ये बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स एंड इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैटर, यानी कि जैसे कि उन्होंने बोला था कि जो स्टेट हैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते, जो रियलिस्ट बोलते थे। वो किसी पे हेल्प के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकते, उनको अपनी हेल्प खुद ही करनी, बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम कैसा था, एनार्किक था, यानी कि वहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी। उल्टा यानी कि उनके अपोजिट ये न्यू लिबरल क्या बोलते हैं कि हम नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जो NGOs होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, पीस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसको अम्ब्रेला टर्म भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें बोला जाता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इन प्रमोटिंग ग्लोबल चेंज, कॉपरेशन, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं ग्लोबल लेवल पर, हम उनको स्थापित करके एक अच्छा संसार बना सकते हैं, एक शांतिपूर्ण संसार बना सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं और सबके बीच में क्या कर सकते हैं, कॉपरेशन कर सकते हैं। तो अगर हम नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि लाइक NGO एंड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की हेल्प ले तो ये सब हम कर सकते हैं, ये बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। इसके जो मेन थिंकर्स यहाँ पे हो जाते हैं वो हैं जोसेफ ने एंड रॉबर्ट कॉक्स, जिन्होंने मिलकर क्या दिया था, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट दिया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज़ इसको लिख लेना। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जोसेफ ने एंड रॉबर्ट ओ क्वेहोन ने मिलकर दिया था, यानी कि इन्होंने क्या बताया था कि जो वर्ल्ड है ना उसमें कोई भी स्टेट इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सब लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। आज का वर्ल्ड इस तरीके का है ही नहीं कि कोई भी स्टेट किसी दूसरे पर निर्भर होए बिना अकेले सर्वाइव कर सके इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल सिस्टम में। सबके ऊपर क्या है, एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं किसी न किसी प्रकार से। सो नेक्स्ट हमारी आज की आइडियोलॉजी और आज की वीडियो के लिए लास्ट आइडियोलॉजी है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब कंस्ट्रक्टिविज्म जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि ये यहाँ पर किन वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, ये बोल रहे हैं कि जैसे आप वैल्यूज़, जैसे आप नॉर्म्स अपने दिमाग में या अपने सराउंडिंग में बनाओगे ना, यानी कि कंस्ट्रक्ट करोगे, उसी तरीके से जो वर्ल्ड सिस्टम हो जाएगा आपके लिए, उसी तरीके का वर्ल्ड सिस्टम बनेगा। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि आपने सुना होगा कि सब लोग आपको बोलते हैं पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म भी कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट देते हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से सोचोगे, वैल्यूज़ को बढ़ाने की कोशिश करोगे, मॉरल वैल्यूज़ पे काम करने की कोशिश करोगे, शेयर्ड वैल्यूज़ पे काम करोगे, तो कैसा वर्ल्ड बनेगा, एक कोऑपरेटिव वर्ल्ड बनेगा। तो चलो इसको रीड कर देते हैं थोड़ा सा। डिफाइंड एज बीइंग अबाउट ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड इट्स रोल इन इंटरनेशनल लाइफ। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ह्यूमन है उसका जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जिस तरीके से वो सोचेगा उसी तरीके से इंटरनेशनल वर्ल्ड उसके लिए बन जाएगा, यानी कि उसको उसी नज़रिए से जो है वर्ल्ड व्यवस्था यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम उसको नज़र आएगा। इंटरनेशनल सिस्टम इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनेगा, जिस तरीके का बिहेवियर बनाओगे, जिस तरीके का वर्ल्ड बनाओगे, जैसे इकोनॉमी बनाओगे, वैसे क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हो जाएगा। मेड अप ऑफ ह्यूमन आइडियाज, आइडेंटिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फैक्टर ऑफ आइडिया। जैसे मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि जैसे आप फैक्टर्स होंगे आपकी इकोनॉमी में, जैसे आपका कंट्री सोचेगा, कंट्री के लीडर सोचेंगे, तो उसी तरीके का आपके लिए वर्ल्ड हो जाएगा। डिफरेंट स्टेट्स बिहेव डिफरेंट फेस्ड बाय सिमिलर सिचुएशंस इन एनार्किकल सिस्टम। वो बोलते हैं कि हम भी मानते हैं कि एनार्किकल सिस्टम है, यानी कि कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको रेगुलेट कर सके। तो ये बोल रहे हैं कि हम मानते हैं कि एनार्की का सिस्टम है, कोई भी स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे स्थापित नहीं है, लेकिन आप ऐसे में जैसा स्टेट बिहेव करेगा ना दूसरे स्टेट के साथ, वैसे उनके रिलेशंस हो जाएंगे। जैसे कि मैंने मान लो मैं आपके साथ कुछ अच्छा बिहेव कर रही हूँ तो आप भी मेरे साथ अच्छा ही बिहेव करोगे। तो ये बोलते हैं कि ऐसे पॉजिटिव वैल्यूज़ रखो जिससे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना वो एक पीसफुल वर्ल्ड बन सके। उसके बाद ये बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म सजेस्ट दैट मटेरियल फोर्सेस मस्ट बी अंडरस्टूड थ्रू सोशल कंसेप्ट्स डिफाइन देयर मीनिंग फॉर लाइफ। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सो इसके जो मेन थिंकर्स हो जाते हैं वो है निकोलस उनफ एंड अलेक्जेंडर वेंट। अलेक्जेंडर वेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो है एनार्की इज़ व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट, यानी कि एनार्की वैसी ही होगी जैसे कि स्टेट उसको बनाना चाहेगा, यानी कि जैसा का स्टेट सोचेगा वैसे ही उसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम हो जाएगा।
सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर भी वॉच कीजिए, बिकॉज हमारा न्यू चैनल है, हमें आपके ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।